प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। चूँकि हमने आपको प्लांट सेल अभी तक नहीं पढ़ाया है, अभी आप लोगों ने प्लांट सेल नहीं पढ़ा होगा, तो पहले तो आपको प्लांट सेल जानना है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, कठिन बिल्कुल भी नहीं। ठीक, देखिएगा, देखो बेटा, दे रहे हो, ठीक है बेटा, देखिएगा। और एनसीईआरटी, चूँकि लाइनें आपको एक दो प्रॉब्लम करें तो इसलिए मैं आज देख देख के एक चीज़ बताता जाऊँगा, समझे बेटा। पढ़ाऊँगा अपना, लेकिन एनसीईआरटी पे ओवरलैप कर दूँगा, ठीक है। देखिए बेटा, सेल वॉल की बात चलती है बेटा, तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्योंकि हमें मालूम है, हर बच्चे को, हर बच्ची को मालूम है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? ठीक बेटा, आप इतना भी जवाब नहीं, आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे, जो सेल वॉल है ये ग्रीन प्लांट में, मैंने बदल दी लैंग्वेज, ग्रीन प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अगर आप गौर करें, जब प्लांट ग्रुप आपने पढ़ा था, ठीक, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की सेल वॉल थी। जैसे आप फंजाई में देखोगे तो उसमें आपने देखा होगा काइटिन की बनी थी। किसकी बनी थी? अगर आपने जब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, तो उसमें आपने सुना, पढ़ा होगा कि उसमें म्यूरेमिक एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये बात समझे बेटा? ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक बच्चों, ध्यान देना, सेलुलोज की बनी है। देखिए, ये सेलुलोज की सेल वॉल इनमें बनी है। किनमें बनी है? प्लांट शब्द मत यूज करना, ग्रीन प्लांट शब्द यूज करना, तब आपकी बात सही होगी। अगर आपने इसको ना यूज किया तो आप फंस जाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे। ये बात समझे बेटा? सारे बच्चे जानते हैं सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्या बेटा? पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जब कई मोनोमर एक साथ जुड़ जाएं और कोई उन मोनोमर जो छोटी यूनिट्स है इससे कोई बड़ी यूनिट बन जाए, जिसको हम पॉलीमर, उसी से नाम बना लिया मैंने पॉलीसेकेराइड। आया बेटा? ठीक, पॉलीसेकेराइड क्या हो गया बेटा? पॉलीसेकेराइड। ठीक बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों। देखिएगा, जब सेल वॉल केवल सेलुलोज की बनी होती है तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, इससे किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो सकते हैं। बात समझे बेटा? अगर मैं कह दूं प्योर सेलुलोज की वॉल है तो वो सेलुलोज जो है सॉल्वेंट को भी जाने देगा और सॉल्यूट को भी जाने देगा। ऐसी वॉल जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों पास हो सकते हैं उसको हम परमेएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखिए, तो मैं एक शब्द अब पहली बात मैं सिखा पाया, ये परमेएबल है। कैसी बेटा? जवाब दो बेटा। परमेएबल का मतलब होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट कि सॉल्यूट का मूवमेंट, दोनों। ये बात समझ आ गई बेटा? ये क्लियर हो गई? ठीक, अभी देखिए मैं एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, फिर देखिए, ये देखिए, इसको आप चारों तरफ बनाएंगे बेटा, ये चारों तरफ पाई जाती है बेटा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बेटा, ये देख सकते हैं, और ये देखिए, ये मैंने ले लिया बेटा। ये बात समझे बेटा? ठीक, अब आप एक बात कह सकते हैं कि ये कैसे आते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है, इस सेल वॉल में पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये ध्यान रखना है बेटा, हमने बनाने में दिखाया, लेकिन वास्तविक रूप से अगर इसको देखा जाए अल्ट्रा, तो इसमें ये चीजें होंगी। अब तो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अगर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं तो आप समझ गए होंगे परमेबल इसलिए है कि इसमें पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं।
जिससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। बेटा क्लियर हुआ? फिर देखेंगे बेटा, जो सेल वॉल है इसके अंदर की ओर पाई जाती सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है बेटा? तुरंत देखिए, अब मैंने ये जो ले लिया ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक बेटा ध्यान देना, सेल, एक बात ये भी बताएं, जो सेल वॉल होती है ये नॉन लिविंग नेचर की होती है। किस, ये जानना क्यों काम पड़ेगा हमें आपको आगे। ये नॉन लिविंग नेचर की है, और ये जो है लिविंग नेचर की है। कैसी बेटा? लिविंग नेचर की है। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? तो ये भी ध्यान देना, ये जो बनी होती है, अगर मैं सरल लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा लिपिड और प्रोटीन की, लेकिन आपको पूरा याद रखना है ये फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। समझे बेटा? ये नाम कठिन नहीं है, ये आपके क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर आप एक बात को गौर करोगे तो अगर मैं आपसे क्यों मैंने लैंग्वेज लिखी, इसलिए बेटा लिखी है, मैं पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सी लिपिड है, तुरंत जवाब दोगे फॉस्फोलिपिड। और भी होती, कोलेस्ट्रॉल हैं, अदर भी हैं, लेकिन आपको ये मेजर याद रखना। हमने इसका स्ट्रक्चर भी समझा रखा आपको, याद करिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब चीज़ें बात की थी। क्लियर हो गया? अच्छा, चूँकि लिविंग है, लिविंग में ये कैरेक्टर है कि ये सेलेक्ट कर लेती सल्यूट में। सेलेक्ट किस में कर लेती? ये अब ये पॉइंट, की पॉइंट आया, चूँकि मुझे ऑस्मोसिस आपको समझाना है तो उसका एक की पॉइंट आपको मिला। देखिएगा, जो ये लिविंग मेम्ब्रेन है बच्चों ध्यान देना, इसमें डिस्टिंग्विश करने का कैरेक्टर होता है सल्यूट में, और ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो जाने देती है लेकिन सैल्यूट को डिस्टिंग्विश कर लेती है, उस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बात समझे ना? वैसे और अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ी टफ हो जाएगी, लेकिन उसे कहते हैं डिफरेंशियली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? तो हाँ, कठिन ना हो इसलिए मैं केवल कहूँगा सेलेक्टिव परमेबल। क्या है बेटा? ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी मेरे बच्चे जानेंगे, सेलेक्टिव परमेबल है नेचर, सेलेक्टिव परमेबल। ठीक, दो बातें जाने बच्चे, जो सेल वॉल है वो परमेबल है, ठीक, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल है। जो सेल वॉल बनी है वो सेलुलोज की बनी है, मैं ग्रीन प्लांट ले रहा हूं। जो सेल मेम्ब्रेन बनी है वो लाइपोप्रोटीन की बनी। किसकी बनी? अब मैं लाइपोप्रोटीन शब्द यूज करूंगा क्योंकि बार बार ये संभव नहीं है कि मैं कहूँ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बो, तो कथा इसी हो जाती बेटा वो। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्लियर हो गया था। और ये लिविंग नेचर, क्यों लिविंग? क्यों बेटा? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म की आउटर लेयर है। किसकी लेयर है? अब आप मेरी अगली बात सीखो। मान लो बेटा यहाँ मैंने न्यूक्लियस मान लिया, ठीक, तो ये न्यूक्लियस हुआ बच्चों, और ये साइटोप्लाज्म हुआ। तो मैं ये भी कहूंगा इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक बेटा, ये बात समझ आ गई बच्चों? एक चीज आपने और पढ़ी होगी बेटा कि जो सेल है, प्लांट सेल है, उसमें बीच में एक बड़ी वैक्यूल होती है
जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल वैक्यूल। एनसीईआरटी सब लोग पास रखिएगा। इसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं बेटा, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ठीक, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहां तक मैं समझा ले गया बेटा। आप पिछले टर्म की बात याद करो, हमने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी। हमने आपसे बात कही थी कि मेम्ब्रेन 4 प्रकार से हम बात कर सकते हैं। एक परमेबल होती है, एक सेमी परमेबल होती है, एक सिलेक्टिव परमेबल होती है, एक इम्परमेबल होती है। समझे बच्चों? ठीक, हमने आपसे यहाँ पे कहा कि अगर मान लीजिए जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों चले जाएं वो परमेबल है, जिससे केवल सॉल्वेंट जाए सॉल्यूट ना जाए वो कैसा है? सेमी परमेबल। क्या है बच्चों? सेमी। ठीक है, अगर इस सेमी परमेबल में हम बेटा कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को जोड़ दें तो वो सिलेक्टिव परमेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये बात समझ में आ गई बच्चों? आप मेरी बात ये भी याद रखेंगे, हमने आपसे बात कर रखी है कि जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती हैं वो सेमी परमेबल नेचर की होती है। किसकी होती हैं? किस नेचर की होती हैं? और जो मेम्ब्रेन बेटा लिविंग होती हैं या हम कहेंगे बायो मेम्ब्रेन होती हैं वो सिलेक्टिव परमेबल होती हैं। किस नेचर की होती हैं? क्लियर हो गया बच्चों? तो 2 बातें आपको, बाकी सब अभी हटा दो। आपको सेमी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल जानना है बेटा। सेमी परमेबल उसको कहते हैं जो आर्टिफिशियल है और केवल सॉल्वेंट को मूव करने देती है। सिलेक्टिव परमेबल वो है जो बायो मेम्ब्रेन है और सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट को, मतलब वो डिफ्रेंशिएट सॉल्यूट को करती है कि सॉल्वेंट को? सॉल्यूट को। कितना समझाया बच्चों? बताओ, पूरा समझा गया था? ठीक, अब हम पहले एनसीईआरटी है, फिर मैं आगे की कहानी इसमें बनाऊंगा, फिर दिखाता जाऊंगा बेटा, जिसमें आप प्रॉब्लम ना क्रिएट। ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ना पूछते कोई बात नहीं था, लेकिन चलो तूने पूछा तो मैं बता ही देता हूँ। ये होमोपॉलीसेकेराइड कैसा बेटा? चूँकि ग्लूकोज की कई यूनिट जुड़ी होती हैं बेटा, बीटा ग्लूकोज की। समझे बेटा? तो इसलिए मैं कहूँगा लिखो ना आगे बायोमॉलिक्यूल पढ़ लेना, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जरूरत नहीं इतनी अभी। क्लियर हुआ बेटा? अब एनसीईआरटी की लाइन बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले पूछूंगा बेटा कि आपको आया कि नहीं आया। पहले बेटा देखिए लाइन, प्लांट सेल सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। बड़ा ये बात समझ पाए बच्चों? ठीक, आप देखिए प्लांट सेल मैंने दिखाई है, बाहर की ओर सेल वॉल है, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ बेटा? फिर देखेंगे बेटा, सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल वाटर एंड सब्सटेंस इन ए सोल्यूशन हैंड इज ए नॉट बैरियर ऑफ मूवमेंट। आया बच्चों? अब देखिएगा, तो एक बात आइए, मैंने यहाँ बताया जो सेल वॉल है बेटा ये परमेबल है। कैसी बेटा? इसके मतलब इससे सॉल्वेंट भी जाएगा और सॉल्यूट भी जाएगा। तो जवाब दीजिए, ये किसी भी सॉल्यूशन में बैरियर का काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। बात समझे बेटा? एक क्वेश्चन बन गया दिमाग में। अब बताइए, ढंग से जवाब चाहिए, गलती मत करिएगा। सेमी परमेबल और परमेबल, ध्यान से सुनेंगे, इसका जाए सेमी परमेबल और परमेबल में सॉल्वेंट के लिए कौन बैरियर का काम करेगा? हमने कहा ध्यान से सुनिए, हमने क्वेश्चन ये रखा है, तो फिर इतनी जल्दबाजी किस काम की? बोलो। हमने एक बात कही थी आपसे कि ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन पढ़ी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हमने कहा
परमेबल और सेमी परमेबल। मैंने आपसे इसके बाद कहा था ध्यान से सुनना, सेमी परमेबल और परमेबल में सॉल्वेंट के लिए कौन बैरियर का काम करेगा? कोई नहीं। समझ में आया? समझ आया बच्चों? अब मेरा क्वेश्चन बदल रहा, सल्यूट के लिए कौन करेगा? सेमी। आया बच्चों? इसी तरह क्वेश्चन इसी गलत होते हैं। अब बताओ, इससे बेसिक पे तो कोई शुरुआत हो नहीं सकती। बोलो बेटा। ये और एक लाइन दिखा के बताया दे रहे हैं, समझाया दे रहे हैं बेटा। ठीक है, बात समझे बच्चों? ठीक, मैंने इसीलिए कई बार रिपीट किया है चारों मेम्ब्रेन की समझा। और मैंने देखिए आपसे अभी क्वेश्चन पूछा और इसके बाद एक शब्द भी यूज़ किया कि ध्यान से सुनिए। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से सुनने का मतलब क्या था? मुझे 100% भरोसा था आप गलती करोगे, क्योंकि आपका ट्रेडिशनल में ये आ गया है। आपको नहीं जवाब देना, आपको बस एक में परमेबल बोलना और एक में इम्परमेबल बोलना, बस। आप इसको मतलब ही नहीं आप बड़ा सॉल्वेंट के लिए मैं पूछूं या सल्यूट के लिए पूछूं, आपका जवाब इसी तरह आना था, इसलिए मिस्टेक हुई। समझे बेटा? और 2 बार कहा था ध्यान से सुनना और फिर भी गलती की। ठीक, बड़े बच्चों ध्यान देखो, आगे देखेंगे। freely permeable to water and substance is solution, hence is not barrier to movement. Implant shall usually contain large central vacuole. आया? large central vacuole। बेटा इसी को बेटा इसके अंदर जो भी मैटर होता है, ये मान लीजिए, ठीक, इसे एक साधारण नाम दे दिया, इसे हम नाम देते हैं वैक्यूलर सैप। क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनोगे। वैक्यूलर सैप इज आल्सो नोन एज सेल सैप। समझे बच्चों? ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। इसे बेटा देखो, यहां तक तो समझ में आई एनसीईआरटी? बेटा इसे कहते हैं वैक्यूलर सैप। इसी को कहते हैं सेल सैप। अब क्वेश्चन बना, सेल सैप सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन की टोनोप्लास्ट, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है। समझे बेटा? और अगर ये चीज ना हिडन होती तो आप मतलब क्या निकालते, बताओ क्या निकालते हैं? सेल सैप का मतलब है सेल के अंदर जो चीज भरी हुई, और जो सेल के अंदर जो फिल है, भरी हुई है, उसको सराउंड करने वाली सेल मेम्ब्रेन। मिस्टेक करते कि नहीं करते? ये बात समझे बच्चों? ठीक, अब वो बेवकूफ़ थोड़ी ना, वो जानते इस ऐसी जगह पे ही गलती होनी, और हमको भी मालूम आप ऐसी जगह गलती करते हो, तभी मैंने उस तरह पे क्वेश्चन पूछा, आपसे गलती करवा देते हैं। ठीक है बेटा, तुरंत देखिएगा अभी एनसीईआरटी नहीं, देखो वैक्यूलर सैप है, ठीक, उसके अंदर जो भरा मैटर है उसी को हम सेल सैप भी कहते हैं, सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट। आया बेटा? ठीक, सेल सैप सराउंडेड बाई टोनोप्लास्ट। अब बच्चों जवाब दो, टोनोप्लास्ट किसकी बनी होगी? हमने आपसे बताया ऑल बायो मेम्ब्रेन formed by phospholipid protein and small amount of carbohydrate. All biomembrane are selective permeable. ये दिमाग में रखिए आप लोग। ठीक, आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं कि हम प्लाज्मा लेमा अलग याद करें, सेल मेम्ब्रेन याद अलग करें, अमीबा के लिए अलग याद करें, पैरामीशियम के लिए अलग याद करें, इस प्लांट के लिए अलग याद करें, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, कितना याद करेंगे? तो मैंने सीधे बोला ऑल बायो मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन। ठीक, और उनका नेचर कैसा है? सिलेक्टिव परमेबल। तुरंत मैंने यहां पे रख दिया, टोनोप्लास्ट किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन। इसका नेचर कैसा है? सिलेक्टिव परमेबल। नेचर कैसा है? सिलेक्टिव है। बड़ा अब आपसे क्वेश्चन कोई कर सकता है कि सिलेक्टिव परमेबल क्यों है? इसलिए है कि इनकी मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पाई जाती, मैं चर्चा कर चुका हूं। समझे बच्चों?
देखिए क्वेश्चन अभी आपको जवाब देने जा रहे हैं। देखिए ये इसलिए सेलेक्टिव परमेबल है, मैं दोनों की लिख रहा हूं क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पाई जाती है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन आप याद करोगे, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जैसे चैनल और कैरियर। आ गया बेटा। अब सुनो, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि कोई मेम्ब्रेन जो है अगर उससे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को हटा लो तो किस में चेंज हो जाएगी? सेमी परमेबल। किस में हो जाएगी? आगे बेटा, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट तो उधर चला जाता था, सल्यूट के ही कैरियर करती है। आया बेटा? ठीक। तो मैं यहाँ पे कहूँगा सेलेक्टिव परमेबल है, उनसे अगर मैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को हटा दूँ तो सेमी परमेबल में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी? ये बात समझ में आ गया बेटा? ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक ठीक। तो यहाँ पे कहूँगा अब बताओ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होंगी कि टोनोप्लास्ट में होंगी? दोनों में। क्यों? कि सेलेक्टिव परमेबल। ये कॉन्सेप्ट बेसिक से समझा, साइटोलॉजी से लेने चाहिए। अब साइटोलॉजी की चीज तो आ ही रही यहाँ पे, और उसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है इनका। ये बात समझे बेटा? अब देखिए अगली बात मेरे सामने आप उठा सकते हो कि सेल सैप में होता क्या है। तो एक मिनट आप फिर क्वेश्चन देखो बना, सेल सैप लिविंग सोल्यूशन कि नॉन लिविंग सोल्यूशन? नॉन लिविंग सोल्यूशन। ये बहुत बड़ी चीज है। सेल सैप क्या है बेटा? नॉन लिविंग सोल्यूशन। ये भी सीखो। ठीक बच्चों ध्यान दो। अब देखो कितनी अच्छी चीज सीख रहे हो आप लोग। फिर देखिएगा, ये है प्रोटोप्लाज्म। क्या है बेटा? ये क्या है? ये है कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा बेटा? कोलाइडल लिविंग सोल्यूशन। ठीक है। ठीक। जो ये प्रोटोप्लाज्म है, अगर हम ये चीज ना बताएं आपको तो हम लाख समझाते ना आपको नहीं समझा पाएंगे। समझे बेटा? बेसिक चीज तो यही है बेटा। ठीक। प्रोटोप्लाज्म है, ये कोलॉइडल लिविंग सॉल्यूशन है। ठीक बच्चों, आगे मेरे बच्चे ध्यान देंगे, जो सेल सैप है नॉन लिविंग सॉल्यूशन है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, पिगमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें वाटर होता है। समझा है बच्चों? जो वैक्यूलर सैप है, जिसको सेल सैप कहते हैं, अगर आप देखो एक बात कितनी अच्छी सीख रहे हो बेटा। देखिए सेल सैप इज ए नॉन लिविंग की लिविंग, बट सराउंडेड बाय लिविंग मेम्ब्रेन इज ए टोनोप्लास्ट। आया? क्लियर हो रहा है बेटा? बट अगली चीज, प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल लिविंग सॉल्यूशन सराउंडेड बाय लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक। सेल इज ए लिविंग बट कवर्ड बाय नॉन लिविंग सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। हर चीज पे क्वेश्चन बन सकता है, पता नहीं क्या बना ले। तो हमें हमारे यहाँ हर बात पे, हर चीज पे इसकी हमें, अच्छा बताइए, हम ऑस्मोसिस सीधे थे तो इस पर हमें जरूरत क्या थी? अब इसकी जरूरत इसलिए थी, जब ऑस्मोसिस की बात करते, सेमी परमेबल इम्परमेबल की बात करते, तो आपको जब कॉन्सेप्ट है नहीं तो आपको समझ नहीं आता, जबकि इसकी चीज़ पहले, इसीलिए तो एनसीईआरटी ने पहले ये चीज़ दे दी, पहले उसने सेल को ही लिया बेटा। बात समझे बेटा? तब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। क्लियर हो गया बेटा? फिर से जवाब दो बेटा। सेल सैप लिविंग की नॉन लिविंग? कवर्ड बाई लिविंग मेम्ब्रेन। अगर ये कभी क्वेश्चन है तो बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत बच्चे गलत करेंगे। वो लिखेंगे सेल सैप इज ए लिविंग एंड सराउंडेड बाय लिविंग मेम्ब्रेन, पहला आंसर। नॉन लिविंग सराउंडेड बाय नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, दूसरा आंसर।
नॉन लिविंग सराउंड बाय लिविंग मेम्ब्रेन तीसरा आंसर, यही आंसर हो जाता है। समझाए बच्चों? ये क्लियर हो गया। और ये बात भी क्लियर हो गई, ये दोनों ही सिलेक्टिव परमेबल के हैं। किस नेचर के हैं? जहां सिलेक्टिव परमेबल मेरे बच्चों आ जाए, सोचो उस मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगी, ये अंडरस्टूड। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। अब आप याद करो, जो सेमी परमेबल थी वहां ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं थी, और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं थी इसलिए वहां कोई सल्यूट नहीं जा पाता था, और जब कोई सल्यूट जा नहीं पाता था तो केवल कौन जा पाता था? सॉल्वेंट। इसलिए वो सेमी परमेबल थी। ठीक है बच्चों? ठीक। अब मैं अगली बात कर रहा हूं बेटा, अभी इतना ही समझाऊंगा बेटा। नॉन लिविंग सोल्यूशन है और इसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ठीक, और प्लस ऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पिगमेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन है? पिगमेंट होते हैं। तो अब आपसे मैं पहली बार वो बात चर्चा करने जा रहा हूं कि जो आप शायद बता ले जाएंगे, क्योंकि कल मैंने खूब आपको समझाया है। अगर इसके अंदर वाटर है, सल्यूट है, जवाब दो, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे इसका वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव होगा। निगेटिव होगा बेटा, समझ में आ गया? ठीक। तो इसके बाद कल की बात आपको दिमाग में है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतनी तो बात अभी कर ही सकता हूँ, ये चिन्ह शंकर जी का है, त्रिशूल ना होके साई है। क्या बेटा? ये अंग्रेजी वर्ण माला के एक शब्द है, ग्रीक जिसे कहेंगे, ग्रीक तो ये है, ये जो अंग्रेजी वर्ण वाटर है, डब्लू लिया गया है, ठीक है, और इसी को मिला के हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? ठीक। अब बच्चों ध्यान दो, और यहाँ पे मैं कहूँगा ये वो इसका जो वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा बेटा? ठीक। अब बेटा ध्यान देना, सारा खेल वाटर पोटेंशियल का है। बच्चों तुरंत ध्यान देना, सल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो निगेटिव होगा। बात समझे? उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल में गिरावट होगी। अब इस चीज़ पे आपको सारी चीज़ ध्यान देनी है बच्चों। ठीक है। तुरंत बेटा हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। देखिएगा, इतना मैं समझा ले गया हूँ। देखो मेरे बच्चों, देखिएगा, ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द ड्राइविंग फोर्स। जो ये ड्राइविंग फोर्स हैं बच्चों, जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है बेटा ध्यान दें, वो हो सकते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। नोट करो बेटा, वहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वहाँ नोट करेंगे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, प्रेशर। बात समझे? क्लियर हो गया बच्चों? देखिए कि बच्चों ध्यान दो, अगर वाटर इधर जाए या वाटर इधर आए, ठीक, अब मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूं, बहुत सरल शब्द बोलने जा रहा हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझे बेटा? ये बात समझ गए बच्चों? मैंने सबसे पहले ऑस्मोसिस की ये डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है। देखिए बच्चों, यहां मैंने लिखा डिफ्यूजन ऑफ
वाटर थ्रू सेमी और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक, ये वो डिफिनेशन है जैसे आपके कोई घर में आ जाए और आप थोड़ी बहुत वो बायोलॉजी जानता हो, तो कुछ लोग देखा होगा कि जब लोग थोड़ा बहुत जानते तो क्वेश्चन पूछ बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे आ गए और पूछ लिया बेटा क्या कर रहे हो, तो कहोगे बेटा नीट की तैयारी। कहाँ कर रहे हो, तो बताओगे जूटा इंस्टीट्यूट। कौन पढ़ा रहे हैं, तो बता दोगे इनका नाम सुधीर कटियार सर, अमरीश सर, इनका नाम लोगे। अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा रहे हैं, आज का ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ाए हैं, आज क्या पढ़ाया था, ऑस्मोसिस पढ़ाया था। अच्छा बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है? अब बेटा समझे बेटा, अब वो ऑस्मोसिस पूछ, मतलब इतने क्वेश्चन पूछ दिए कि इसमें एक ये क्वेश्चन आ गया। अब आप कंसंट्रेशन लेके बैठे इधर से उधर कंसंट्रेट, तो आप परेशान कर देंगे। वो सीधे बोल दो, ऐसा जवाब देना चाहिए हमेशा कि दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन ना बन जाए। जब आप अब पता नहीं, अब है बोर्ड में वाइवा है कि नहीं बेटा, हाई स्कूल 12th में बोर्ड में वाइवा है। हाँ तो चलो वाइवा डायसेक्शन तो साथ ख़त्म कर दिया है, बहुत पहले ख़त्म हो गया था। हाँ हो सकता है किसी बोर्ड में होता है, किसी में ना होता हो, लेकिन चलिए, अरे मुझे उससे मतलब नहीं, चाहे होता हो या ना होता हो, हम आपको डाइसेक्शन तो नहीं कराएंगे। ये देखिए, अब उसने पूछा ऑस्मोसिस क्या है, तो आप कंसंट्रेशन हाई के अंदर लो करते रहो, दुनिया भर की परेशानी क्या, सीधे बोल दो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिव और सेमी मेम्ब्रेन इज नोन ऑस्मोसिस। बस अब उसका मुंह बंद हो जाएगा। क्यों? वो इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा कि क्या बोले। आपने ऐसी लाइन ही बोल दी है कि वो हमेशा की समस्या खत्म कर दी बेटा। ठीक है, तुरंत देखिएगा बच्चों, अगर मैं कह दूं बिना मेम्ब्रेन के अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, ठीक, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। भले वो सॉलिड हो, भले वो लिक्विड हो, इवन गैस हो। जबकि सबसे लीस्ट या ना के बराबर पाया जाता है सॉलिड में। एनसीईआरटी बायोलॉजी लिखती है कि डिफ्यूजन लिक्विड और गैस में होता है, लेकिन सॉलिड में नहीं होता। लेकिन इन दोनों का सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है। हमने यहाँ से चर्चा भी की थी, ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया कि अगर उस डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन आ जाए, क्या आ जाए, ठीक, तो उस डिफ्यूजन को अब हम कहने लगते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बेटा? बेटा समझ आ गया बच्चों? ठीक, तो इसके मतलब यहाँ भी पे भी इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होंगे, और वो ड्राइविंग फोर्स या तो प्रेशर हो सकते हैं या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकता है। ये बात समझ आए? कौन हो सकते हैं बच्चों? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ गया बेटा? ठीक, अब बच्चों तुरंत बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो दे दिया यहाँ पे, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर विल मूव थ्रू रीजन हायर केमिकल पोटेंशियल फॉर टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल। बच्चों देखो तुरंत, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इस दोनों में ले रहा हूँ, अगर ये देखिए इस तरह का कोई मैंने बीकर लिया बेटा, तुरंत समझ जाएंगे बेटा। ठीक, यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन ली, सेमी पर मेम्ब्रेन मालूम ले ली, एसपीएम शॉर्ट में कहेंगे बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें मेरे दोनों शब्द चल जाएंगे। चूंकि मुझे यहाँ सॉल्वेंट की मूवमेंट को दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे सेमी परमेबल शब्द का यूज करूंगा। अगर मैं सेलेक्टिव का करता, ठीक, तो यहाँ पे कुछ सल्यूट को भी पास करना पड़ता है। ठीक बेटा, अब बच्चों ध्यान दो, अगर मान लीजिए मैंने ये वाटर ले लिया बेटा, ये वाटर हो गया,
इधर भी वाटर हो गया, इधर भी वाटर हो गया बेटा, ध्यान दो। ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया। ठीक, पहले एक चीज आओ, अगर मैं कह दूं दोनों प्योर वाटर हैं, कोई सैल्यूट उसमें नहीं है, तो दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। आ गया? जीरो होगा। समझ आ गया बेटा? फिर से देखो बेटा, यहाँ पे केवल वाटर है बेटा। ठीक, अब वाटर जब उसमें कोई और सब्सटेंस नहीं है तो हम यहाँ पे उसको प्योर वाटर शब्द यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, हम जब प्योर वाटर है इसका मतलब मेरे बच्चे ये निकालेंगे वो सलूशन नहीं है। प्योर वाटर इसका क्या मतलब निकालोगे? वो सलूशन नहीं है। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पे कहा जो वाटर है तो ये जो मैंने दिखाया ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक, टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बात समझा गया? देखिए नॉर्मल प्रेशर हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया। इसमें कोई सल्यूट नहीं है। उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका वाटर पोटेंशियल मैंने क्या बताया था? जीरो। और ये हाईएस्ट माना गया है नॉर्मल प्रेशर पे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से मैंने यहाँ ले लिया बेटा, यहाँ पे भी ये हो गया जीरो। अब आप जवाब दोगे। ठीक, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे सॉल्वेंट तो जा सकते हैं, सल्यूट है नहीं तो क्या जाएंगे, और जाए भी नहीं पाएंगे अगर होंगे। अब आप मेरे बच्चे जवाब दो, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है, तो तुरंत देखिएगा वाटर का मूवमेंट ए से बी की ओर होगा कि बी से ए की ओर? बताओ, नेट मूवमेंट जीरो। अब सुनोगे ध्यान से, वाटर का मूवमेंट जितना ए से बी की ओर होगा उतना ही बी से ए की ओर होगा, लेकिन नेट मूवमेंट जीरो होगा। समझ में आया? ठीक, ये बात दो, क्वेश्चन घुमाने वाले के ऊपर क्या घुमा के पूछ ले वो। मैं दोबारा कह रहा हूं, अब आप इस जगह पे नेट शब्द पे ध्यान दोगे आंसर में। वाटर का मूवमेंट ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर, दोनों ओर बराबर होगा। मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे भी दिखाया, ऐसे दिखाया। क्लियर हो गया? ये वाटर का मूवमेंट है, लेकिन नेट मूवमेंट मैं किसी तरफ नहीं दिखा पा रहा हूं। ठीक है, नेट मूवमेंट हो गया जीरो। आया बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अगली बात मैं कर रहा हूं। अब मैंने यहां पे कुछ सल्यूट डाल दिए, ये सल्यूट। ठीक, देखेंगे जब ये सल्यूट मिला दिए, मान लो सल्यूट के रूप में मैंने इसमें बेटा मिलाया क्या बेटा, बोलो? NaCl। क्या मिलाया? NaCl। ठीक बच्चों, ध्यान दो। अब देखिए, जब सल्यूट मिलाएंगे तो आप याद करो कल की बात, वाटर का रैंडम मूवमेंट डिक्रीज होगा। जब वाटर का रैंडम मूवमेंट डिक्रीज होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। पहले तो ये लाइन समझ में आई बच्चों? ठीक, फिर से सुनो। अगर ये बड़ा वीक पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस रीजन मैंने कोई सल्यूट मिलाया, उस सल्यूट की खास बात है, आप कोएगुलेटिव प्रॉपर्टी में केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि वो सॉल्युबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये बात समझा क्या? ठीक, NaCl सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज सॉल्युबल होता है। ठीक, तो ये सॉल्युबल है, तो ये इसके मॉलिक्यूल मान लीजिए फैले हुए हैं ये, तो ये क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल के रैंडम मूवमेंट को क्या करेंगे? कम करेंगे, स्लो करेंगे। जब वाटर का रैंडम मॉलिक्यूल जो मूवमेंट कम हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। जो जीरो था वो कुछ माइनस हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अब मैंने मान लिया इसका वाटर पोटेंशियल अब हो गया -2। क्या हो गया बेटा?
-2, तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, -2। कुछ याद आया? आज सुबह इस बच्चे ने एक पॉइंट पूछा भी था, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल बराबर होते हैं, ये आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। बात समझ में आया बच्चों? अब बच्चों ध्यान देना, अब आप जवाब दोगे कि इसका वाटर पोटेंशियल 0 है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी 0 होगा, ठीक। जवाब दो, 0 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? 0 बड़ा है, तो इसके बाद इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बोलो, ठीक है। इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो आपको मैंने पढ़ाया है वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। पहले आप ये सीखो, हम इसको आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से भी कंपेयर कराएंगे, फिर आपको डीपीडी से भी कंपेयर कराएंगे, सक्शन प्रेशर जो इसी बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको कंपेयर भी कराना सिखाएंगे। अगर पहले ये सिखा ले गए तो, चूँकि ये चीज़ है, अगर मैं उनको ले आऊँगा तो आप सब भ्रमित हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। ऐसे आपको ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जा रहा है बेटा। अब आप बच्चों जवाब दो। देखिए, तो इस कंडीशन में जब इस देखिए वाटर का मूवमेंट, ये भी मैं कह सकता हूँ, दो बातें दो तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, बोलो, यहाँ भी वाटर सॉल्वेंट है, तो देखिएगा, तो देखिए मैं यहाँ कह सकता हूँ सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बेटा समझाया, ठीक। जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है बेटा। जब अभी मैंने आपसे कहा था ऑस्मोसिस के जो ड्राइविंग फोर्स हैं वो मैंने आपको कंसंट्रेशन और प्रेशर बताया है बेटा। अभी मैं प्रेशर की बात कर लूँगा, ये बात समझ आ गया बेटा, ठीक। तुरंत बताइए बेटा, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। इस घटनाक्रम को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? ठीक, आगे आइए। बहुत छोटा सा मैंने लिया, इसी से मैं कोशिश करूँगा समझा ले जाऊँ। आगे आओ बच्चों, देखो, देखना, वाटर विल मूव फ्रॉम रीजन हाई केमिकल पोटेंशियल, बेटा हाई केमिकल पोटेंशियल मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, हाई कंसंट्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है। मैंने दोनों फॉर्म में बताया है। वाटर का मूवमेंट जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर है, या वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, ये दोनों लाइनें दी। जो एनसीईआरटी लिख रही है बेटा, यहाँ पे लिखिएगा हाई केमिकल पोटेंशियल, तो आप यहाँ पे बेटा वाटर पोटेंशियल लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, तो वाटर, ये बेटा मैं यहाँ पे कहूँगा बच्चों, ए का वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है बी से, बात समझा गया बेटा? ठीक है, और ये भी मैं कहूँगा यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ए में ज़्यादा है कंपेयर टू बी के। ठीक, ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे बेटा। आगे देखिए, जैसे हम आगे चलते हैं बेटा, देखिए इस लाइन को दोबारा देख लो। वाटर विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हाई केमिकल पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन लो केमिकल पोटेंशियल until equilibrium is reached, until equilibrium is reached। बच्चों देखो, देखिएगा, जब ये इधर जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, तो एक स्टेज ये आ जाएगी कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आ गया बेटा? ठीक, और जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा सॉल्वेंट का, तो ये नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब एक क्या बेटा? नेट मूवमेंट ही मैंने बोला। ठीक, अब देखो, अब आप बच्चों बताओ, एक बात क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन की चीज़ें जोड़ी जाती हैं तो नेट मूवमेंट इंक्रीज करता है कि धीरे धीरे डिक्रीज करता है? हाँ, धीरे डिक्रीज करेगा, अल्टीमेट जीरो हो जाएगा।
क्वेश्चन समझ गए? ठीक, जैसे मान लीजिए प्योर है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो जब कनेक्ट किए गए होंगे तो धीरे धीरे एक तो इसका पहले पीक लेवल होगा, इसका धीरे धीरे इसका जो है क्या होगा, नेट मूवमेंट कम होता जाएगा। पहले ग्राफ हुआ करते थे, पढ़ाया जाता था, अब चूंकि दिया ही नहीं तो उसको हम बताने जो तई बोल दिया, समझ में आ गया बच्चों को। ठीक है, तो नेट मूवमेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, जीरो। और नेट मूवमेंट जीरो कब हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। बोलो, ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? इसी भी उन्होंने क्वेश्चन दिया, अभी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर मेरे बच्चों देखो, एट इक्विलिब्रियम टू चैम्बर्स शुड बी नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल। आया बेटा? अब आपसे मैं ये भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब इनका वाटर पोटेंशियल सेम हो जाएगा या कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। चाहे वाटर पोटेंशियल के फॉर्म में बोल लो, चाहे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के फॉर्म में बोल लो। बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक, अब आगे यहाँ क्वेश्चन कुछ इन्होंने दिए भाई। यू हैव मेड पोटैटो ऑस्मोमीटर, अर्लियर क्लास रीडिंग करो। ट्यूबर प्लेस्ड इन ए वाटर, द वाटर इंटर्स द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये बात आप लोगों ने स्कूल में शायद कराया गया एक्सपीरियंस, कराया गया कि नहीं कराया गया? नहीं कराया गया तो कोई बात नहीं, बस इतना जान लो बेटा, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो सारे बच्चे जानते हो कि पोटैटो है, आप लोग एनसीईआरटी सेकेंड पढ़ोगे। पोटैटो जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, जिसको एनसीईआरटी ने यहाँ ट्यूबर शब्द यूज़ किया। क्या शब्द यूज़ किया? पोटैटो लिया गया है, पोटैटो समझा रहा हूँ मैं आपको, पोटैटो। ठीक, और ये ट्यूबर है, क्या बेटा? ठीक बच्चों, और ट्यूबर जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक बेटा, आप लोग कभी मॉर्फोलॉजी में ट्यूबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, क्या होता है बेटा? थोड़ा बताओ, हम बता दें। हम नहीं, वो तो हमने भी लिखा, मॉडिफिकेशन स्टेम क्या होता है, कैसे। एक मिनट रुको, हमें हर बच्चे को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है? ये मत सोचो कि ट्यूबर क्या, कैसे कहा गया ट्यूबर है, मॉडिफाइड स्टेम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये ट्यूबर है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होता है। नहीं ऐसे नहीं बेटा, बोलो अभी बेटा। फूड स्टोरेज करता है और मॉडिफिकेशन असल इसमें कलिकाएं आती हैं जो बाद में मॉडिफाइड होकर के न्यू प्लांट। अच्छा बेटा रूट भी तो फूड स्टोर करती जैसे कैरेट में, ठीक है। फ्यूजी फार्म बेटा आपकी रेडिस में भी तो करती, ऐसे नहीं ना। ट्यूबर क्या होता है बच्चों से जानो, देखिएगा एक मिनट पहले तो अभी बताए। ट्यूबर में आई पाई जाती है, ठीक है, सीखो। हमने आँख की तरह बना दिया है, ऐसे होती नहीं है, ठीक है, ऐसे याद गए। और ये जो आई है कुछ समझ में आ रहा, देखो कितनी अच्छी आई है इसकी, ठीक। देखो कितनी बड़ी बात समझ जना मेरे बच्चों, ये प्लांट होके इसकी आंखें हैं। और सुनो, अर्थवार में एनिमल होके आंखें नहीं है। बिल्कुल सही बोला कि नहीं बोला बताओ, कहीं डिनाई नहीं कर सकते आप लोग। अब मैं बात बदल रहा हूं बेटा, ये आंखें नहीं, एक किताबों ने लिख दिया है, आंखों की तरह इन्हें एक्सिलरी बड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है? एक्सिलरी बड। सीखो। अगर आपसे कभी नीट में क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटैटो में आई क्या है, तो तुरंत जवाब दो क्या है। समझ में आ गया, ठीक। इसीलिए देखो एक एक लाइन ले, जो ये तो दे रहे हैं, पता नहीं क्या उठा के इनका कोई भरोसा है, ठीक। अगली बात देखो, इन जहाँ आंखें होती वहां से निकलती ब्रांचेस, क्या निकली? ये निकली, फ्लावर नहीं बेटा, ठीक। देखिए, और ये अर्थ के अंदर है। सुनो, जो ये ब्रांचेस निकली, इनसे लैटरल ब्रांच निकलती है, और लैटरल ब्रांच का जो
टिप भोजन को स्टोर करता है, लैटरल ब्रांच का टिप भोजन को स्टोर करता है, लैटरल ब्रांच का जो टिप भोजन स्टोर करता है इसी को हम ट्यूबर कहते हैं। टिप स्टोर करता है किसका? लैटरल ब्रांच की, ठीक है, इज नोन एज ट्यूबर। आया बच्चों? ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, तो ट्यूबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बाकी मॉर्फोलॉजी में पढ़िएगा। अब देखो हमने इसको सब हटाया, ये तो बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों, क्यों ट्यूबर कहा गया आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने इसको कट कर दिया, ठीक, इसमें उन्होंने एक ट्यूब ली, देखो यही दिया बच्चों, देखो क्या है, समझे बेटा? देखिए इस बात को, बुक ये कह रही है बेटा, देखें, पोटैटो ऑस्मोमीटर इन योर अर्लियर क्लास, ट्यूबर इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर enters the cavity in the potato tuber containing concentrate solution of sugar due to osmosis। ठीक बेटा? देखें, हाँ क्या बेटा? हाँ देखिएगा, यहाँ पे मान लो मेम्ब्रेन लगी होगी, सही। अब बेटा देखिए, और यहाँ पे बेटा क्या है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे लिया गया सॉल्यूशन। अब आप बच्चों जवाब दो, मान ली यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे हाई, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेट, अभी ना बोल लो बेटा वो शब्द, अभी लोग जानते नहीं होंगे, ठीक बेटा? अब देखो तो देखिए, अब आप बच्चों जवाब दो, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ यहाँ कोई सॉल्यूशन फिल किया गया है, ठीक, यहाँ भरा हुआ है और इसमें कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ऐसे समझो जो ये ट्यूब है इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो ये है केविटी इसमें कंसंट्रेशन कम है। अब आप जवाब दे दो बच्चों, वाटर पोटेंशियल इस केविटी का ज़्यादा होगा कि ट्यूब का? कैविटी का। बोलो, कैविटी का होगा। किसका होगा बेटा? दोनों चीज़ संभव बेटा। देखिए अब कंसंट्रेट सोल्यूशन यहाँ ज़्यादा ले लिया, ठीक, अगर मैंने कंसंट्रेट सोल्यूशन यहाँ ज़्यादा ले लिया तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक। अब मैंने कंसंट्रेट सोल्यूशन इसका ले लिया तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, बोलो बेटा, ठीक, और इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो जब इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, चूँकि सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट की मात्रा कम है, तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो वाटर का मूवमेंट ट्यूब में हो जाएगा बेटा। और इसका लेवल जो ये था अब यहाँ तक हो गया। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड वाटर पोटेंशियल। बेटा समझ पाए इस बात को? ये एक्सपेरिमेंट है। अब ये तो नीट वाले पूछ भी सकते हैं, नहीं पूछ सकते, आपको सीधा यहाँ वाटर पोटेंशियल का है और आपके बोर्ड या सीबीएसई में इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट कराए भी जाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट बेटा अगर आपको कराया जाता है तो आप मेरे स्कूल में मैं आपको बता दूंगा, करा तो नहीं पाऊंगा लेकिन बता दूंगा, समझा दूंगा। जो उसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट और सब चीज़ चाहिए वो आपके स्कूल में मिल पाएगा। ये बात समझ आए बच्चों? यहाँ ये कह रहे हैं, मान लो ये पोटैटो है, पोटैटो में मैंने केविटी बना दी, केविटी में कोई मैंने सोल्यूशन भर दिया, ये में ऑस्मोमीटर है। ऑस्मोमीटर इसलिए कि इसमें ऑस्मोसिस करने वाली एक यहाँ पे रबड़ होगी या कोई भी चीज़ होगी, मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर मैंने कंसंट्रेट सोल्यूशन भर दिया। अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन जब ज़्यादा है, ज़्यादा सॉल्यूट की मात्रा है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जब इसका वाटर पोटेंशियल कम है और केविटी में जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट क्या, केविटी टू ट्यूब, तो इसका लेवल क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा। बड़ा समझा गया? और ये जब तक बढ़ता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम में आ नहीं जाएगा। बेटा समझ आ गया बेटा? ये क्लियर हो गया? अगली चीज़ मैं अब नहीं बताऊंगा, वो आपसे मैं पूछ के बताऊंगा। अब आप मुझे जवाब देंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। देखिए, देखना बच्चों, देखो
क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। एक बेटा यहाँ पे बच्चों देखिए बना हुआ है 11.3 फिगर देख सकते हैं आप लोग। सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। देखो लोअर वाटर पोटेंशियल उसका होगा जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। संजय बेटा नीले वाले में देखिए, ठीक है, पहले जहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसे बी कहा गया, और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है वो एक आ गया। फिगर दिखा, ठीक है। तो बच्चों तुरंत देखो लोअर वाटर पोटेंशियल बेटा बी का, यहाँ पे बी नोट कर लो, बी होगा। समझ आ गया बेटा, ठीक। तुरंत आगे आइए, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। बड़ा ध्यान दो, जिसका वाटर पोटेंशियल लोअर होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी लोअर होगा। मैंने आपको एक चीज बताई है, नॉर्मल प्रेशर पे सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका भी जवाब क्या आया, बी। बेटा पहले तो समझ में आ गया, पहले तो ए वाली बात समझ में आ गई, बी वाली बात समझ में आ गई। अगर ये पॉइंट के जवाब आपको सही निकल आए तो इसका जो भी मैंने पढ़ाया वो मैंने आपको क्लियर कर लिया है। संजय बेटा आगे बढ़। अब एक बात सुनो, जबरदस्ती हाँ कोई मत करना बेटा। संजय बेटा हमें खुश मत करो कि सर हमें आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। आप अपनी आत्मा को खुश करो कि आ गया, आपकी आत्मा तुरंत बताती समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं, सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर है लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। बड़ा लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल वो होगा जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा। आ गया, मोर निगेटिव। देखिए दोनों वैसे बात समझो बेटा, हम इसी में समझा दे रहे हैं बेटा, ठीक है, इसमें समझ लो। देखो मान लो ए है, ये बी है, अब देखो ऐसे ले लो बेटा, ठीक। तुरंत देखिए अगर आपको लोअर वाटर पोटेंशियल देखना है, किसका कम है, किसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो सॉल्यूट की मात्रा इधर देख लो। तो इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, बोलो बेटा, तो सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो इसका लोअर हो गया वाटर पोटेंशियल, ठीक। अब एक बात अगली तुरंत देखो, जितने सॉल्यूट ज़्यादा उतना ही लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो तुरंत जवाब बी का भी आ गया। और इसी को आप इस तरह भी समझो कि आपको मैंने कहा था नॉर्मल प्रेशर पे सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल क्या होते हैं, बराबर। तो अगर इसका -2 अगर मान लो मैंने माना इसका वाटर पोटेंशियल है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी -2 होगा। समझ में आया बेटा, ठीक। और इधर कुछ सॉल्यूट है, अगर इसका वाटर पोटेंशियल -1 है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी -1 होगा। बेटा समझ गए। अच्छा -1 बड़ा होता है कि -2? हाँ अब समझ आए। -1 बड़ा होता है कि -5? 1, अब तो समझ आ गया। +1 बड़ा होता है कि +5? हाँ, ये और ध्यान रखना, नहीं तो इस चक्कर में कहीं गलत ना कर देना। पहले तो बेटा हम समझा लेंगे कि नहीं होता बेटा, आगे बेटा, ठीक। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। जवाब दो। अब बताओ बेटा, देखिएगा ऑस्मोसिस अकर कहा गया है, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा। अगर यहाँ मेम्ब्रेन है, एसपीएम हो सकती है या सिलेक्टिव हो सकती है, ठीक है। मैं एसपीएम लूंगा, सेमी परमेबल, ठीक है। अब आप बताओ इधर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर का वाटर पोटेंशियल कम है, और वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, तो वाटर का मूवमेंट ए से बी की ओर होगा। किधर होगा, ए से बी की ओर। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन जवाब आ गया, ठीक। आप दीजिएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं आप जब फंसोगे तो समझा दूंगा। तुरंत आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चों।
विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल उसका होगा जिसमें सॉल्यूट कम होंगे। समझ आया? हायर सॉल्यूट पोटेंशियल कौन होगा? जिसमें सॉल्यूट कम होंगे। तो इसका जवाब आएगा ए। क्या आएगा बेटा? ए। फिर एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन समझ के जवाब दो। अब इक्विलिब्रियम शब्द कह दिया गया है तो इसमें वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होंगे? बराबर। तो यहां लिखो सेम। आ गया मेरे बच्चों? थोड़ा बहुत तो समझा लेगा। आ गया? बस अच्छे समझ जाओ, मजा आ जाएगा। ये समझा ले जाओ, एक अक्कल और समझा ले जाओ, फिर आप प्लांट फिजियोलॉजी चिंता छोड़ दो, फिर हम समझा लेंगे हर चीज़। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यही लगते हैं हर जगह, और ये नहीं आते तो थोड़ी प्रॉब्लम बार बार आती। क्लियर हो गया? तो यहाँ सेम लिख लिया बच्चों, सेम लिख लीजिए, सेम सेम। अब बच्चों ध्यान देना, देखिएगा, इफ वन चैम्बर इज साई -2000 किलो पैस्कल, अदर हैज 1000 किलो पैस्कल, विच चैम्बर हैज द हायर वाटर पोटेंशियल? -1000 किसका होगा? -1000 ए। आगे आएंगे बच्चों, देखिएगा, what will be the direction of the movement of water when two solutions with water potential 0.2 मोलर पैस्कल है एंड दूसरे का है बेटा वाटर पोटेंशियल 0.1 एम पैस्कल है, सेपरेट किया जाएगा। बच्चों ध्यान दो, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा 0.2, अगर ये है 0.2, इसको लिया बेटा MPa और ये 0.1 MPa है, तो इसका मूवमेंट ऐसे होगा। आगे बच्चों, ठीक है? तो A टू B की ओर, बेटा समझ आ गया? A टू B की ओर, चूंकि प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उधर से उधर मूवमेंट होगा। बेटा समझ में आ गए? अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए या निकाल लिए अपने आप, तो इसके बाद जो आपने थ्योरी पढ़ी वो क्लियर हो गई। अगर ये क्वेश्चन नहीं निकलना है तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है और हमसे पूछने की ज़रूरत है। बोलो बच्चों, समझ आ गया बेटा? ठीक, आगे आओ मेरे बच्चों, देखिएगा तुरंत। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, ये एक्सपेरिमेंट लिया गया है, आपको बुक से मैं करा रहा हूँ। डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट वेयर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन ए वाटर, ठीक, in a funnel is separated from pure water beaker by selective permeable membrane। selective permeable membrane आप देख सकते हैं बच्चों, selective permeable membrane। देखिए, अगर हम यहाँ पे इनके फिगर का ले रहे हैं, बेटा इसे हटा दूँ, समझ आ गया बेटा? ठीक, हम इससे कई बार आपसे पूछेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इसको रिलेट करना भी सिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कई और प्रेशर होते हैं कैसे रिलेट करेंगे बेटा, ठीक है? उसको देखिएगा। देखो बेटा, देखिए, एक ये इन्होंने बीकर लिया बेटा, ठीक बेटा, ये एक फनल है इसके अंदर बेटा, और इस पे सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। समझे बच्चों? ये शुगर सॉल्यूशन है। क्या है बेटा?
ठीक बच्चों, ये मेम्ब्रेन है, उन्होंने सेलेक्टिव परमेबल लिखा, पहले सेमी लिखते तब सेलेक्टिव लिख रहे, कोई बात नहीं। ठीक, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। और बच्चों ध्यान देना, इसमें ये जो लिया गया है बच्चों, मान लो ये लिया मैंने, ये वाटर है, ये तो लिया बेटा। अब देखना बेटा, पहले एक चीज देखो, तुरंत वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको। देखिएगा, अगर शुगर सॉल्यूशन इसमें है, मान लीजिए प्योर वाटर है, तो इसका वाटर पोटेंशियल माइनस में होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है। ये वाटर है तो जीरो होगा। मैं कहूँगा इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। सारा वाटर पोटेंशियल लो, चूँकि एनसीईआरटी ने इसलिए लिया, फिर इसको और से रिलेट हम लोग करेंगे। देखिएगा, अब जवाब दो, ये हायर वाटर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर वाटर पोटेंशियल हो गया। ठीक, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, बोलो बेटा। अब देखिए, हायर वाटर पोटेंशियल हो गया आपके बीकर का, लोअर वाटर पोटेंशियल हो गया बेटा फनेल के अंदर, चूँकि शुगर सोल्यूशन है। तो अब आप बताओ, वाटर का मूवमेंट, मैं इसे ए मान रहा हूँ, इसे बी मान रहा हूँ समझाने के लिए, तो ए टू बी हो जाएगा। आए बच्चों? ठीक, अब ए टू बी मूवमेंट हो गया, इसके कारण इसमें वाटर जाएगा और इसका लेवल और ऊपर चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा बेटा, चढ़ जाएगा बच्चों। ठीक, और ये लेवल जब तक ऊपर जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में आ नहीं जाएंगे। बेटा समझ में आ गया? तो जो ये घटनाक्रम है इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक बच्चों, अब देखो अगली चीज इन्होंने क्या ली है कि जो ये राइज कर रहा है, बच्चों ध्यान देना, हम यहाँ पे अगर इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं जिससे यहाँ पे बेटा ऑस्मोसिस क्या है, रुक जाए। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम अब इसी में हम बना दे रहे हैं, अलग फिगर नहीं बना रहे। अगर ना है तो मैं इसको अलग से फिर से एक बार बता दूंगा, समझे बच्चों? मैंने कहा देखिएगा, अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ किया, अब मैं यहाँ पे कोई पिस्टन या कोई चीज़ लगा दूँ जिसके कारण बेटा ये ऊपर ना जा पाए, तो ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकने का काम करता है, उसको बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ये बात समझ गए बच्चों? वो एक्सटर्नल प्रेशर जो यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकता है या नहीं करने देता है, उसी को बेटा हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो वाटर के मूवमेंट या ऑस्मोसिस को क्या करता है, रोकने का काम करता है, और उसको मेज़र कर सकते हैं इसके द्वारा। क्लियर हुआ बच्चों? कितना समझाया मेरे बच्चों? बड़ा समझ आ गया? ठीक, आगे कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम समझाएंगे। पहले जो क्वेश्चन आए सब सारे समझ में आ गए थे बेटा, चाहे वो किसी से रिलेटेड आपने कर लिए होंगे बेटा। ठीक है, आगे आइए मेरे बच्चों। देखो तुरंत देखिए, इन्होंने लिया यू कैन गेट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एग yolk and albumin through the small hole one end of the egg and place a cell in a dilute of hydrochloric acid few hours। बच्चों ध्यान दो, अब इन्होंने ये कहा है, भाई ये चीज़ रीड करने से कोई, एक एग लिया, एग की एक एंड पे अपर्चर बना दिया, अपर्चर बना देंगे तो उससे उसके अंदर यॉक और एल्ब्यूमिन, पीला वाला पार्ट यॉक हो गया, उसको सराउंड करने वाला जो कलरलेस पार्ट होता है एल्ब्यूमिन, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, खा लिया। है क्यों फेंके? क्यों बेटा? तो अच्छा बच्चे मेरे तो खाते तो होंगे, इसमें खाते ना, कोई गलत बात नहीं, लेकिन खाना चाहिए। हम कुछ कहने वाले थे लेकिन नहीं कहेंगे, बच्चे हैं हमारे। देखिए अब सुनो बच्चों, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ,
वो एक केस बचा जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। किस में डाल दिया? जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो सेल होता है, ठीक है, वो डिजोल्व हो जाता है, हट जाता है वहाँ से, ठीक है। और जो ये डिजोल्व होगा तो उसके अंदर की ओर एक पतली मेम्ब्रेन दिखाई देती है, ठीक है। वो जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जो है मेरे अनुसार तो सेलेक्टिव परमेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ठीक है। क्यों मैं मान रहा हूँ? चूँकि बायो मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कहीं सिलेक्टिव लिख दिया, कहीं सेमी लिख दिया, कुल मिला के सॉल्वेंट मूवमेंट होने दो उससे। ये बात समझे बच्चों? ठीक। तो उस मेम्ब्रेन का हमने यूज़ किया, ये बात समझे। एक बात आ रही बेटा, जो ये सेल है इसे एग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। अब देखिए, जब बात आई तो हर चीज़ जानना चाहिए। ये एग सेल जिन भी एग्स में पाया जाता उनको हम क्लिडोइक एग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शब्द आपको जानना चाहिए, ठीक बच्चों। जिनमें एग में भी ये एग सेल पाया जाता है उनको हम बेटा क्या कहते हैं? क्लिडोइक एग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और ये मुख्य कैरेक्टर जो होता है बेटा, ये जो पाया था रेप्टाइल और बर्ड्स का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? रेप्टाइल और बर्ड्स का कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जो ये जो एग केस है, ये इसका काम होता है इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन। क्या काम होता है? ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी सेकेंड में जो पहला चैप्टर आखिरी जहाँ खत्म हुआ वहाँ एग सेल लिखा होगा, बड़ा मोटा लिख दिया इन्वायरमेंट, देखिएगा एनसीईआरटी सेकेंड में। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। फिर से जवाब दो। तो बताओ, जिनमें एग सेल पाया जाता है उन एग को क्या कहते हैं? क्लिडोइक एग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बेटा? इनका काम क्या है? एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन। ठीक। अब देख रहे हैं बच्चों, अब जब उसको मेम्ब्रेन निकाल लिया, उसको लगा दिया, तो सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल की तरह काम करने लगेगी। ठीक। अब देखिए, तो उस मेम्ब्रेन द्वारा हम ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। बोलो बेटा, कर सकते हैं? नहीं, वही इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया, मैंने आपको समझाया भी अभी। देखो बेटा, यहाँ पे एग सेल डिजोल्व लीविंग द मेम्ब्रेन जो इंटैक्ट था, व्हाट विल मूव इन द फनल रिजल्टिंग राइज इन लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द फनल। बेटा, जो ये फनल में जो राइज किया गया, ये किसके कारण किया? ऑस्मोसिस के कारण। किसके कारण किया? ऑस्मोसिस का। बेटा समझ में आ गया बेटा? मैंने समझाया यहाँ पे, ये देखिए ये चीज। फिर देखिए, दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये कब तक होता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम आ नहीं जाएगा बेटा। फिर देखेंगे, ये इन केस सुक्रोज, बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। इन केस सुक्रोज द डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन will this equilibrium will be ever reach? In case sucrose does diffuse out through the membrane, will this equilibrium be reached? बताओ बेटा, अगर यहाँ सुक्रोज डिफ्यूज हो तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? आएगा, बड़े लेट आएगा। कैसा आएगा बेटा? यहाँ लिखो, इक्विलिब्रियम अकर्स लेट। समझे बच्चों? ठीक। दो कंडीशन है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट का सुक्रोज भी डिफ्यूज हो जाए, ठीक है बेटा, तो इसका भी तुरंत गिरने लगेगा। ठीक। सॉरी बेटा, इक्विलिब्रियम अर्ली आएगा। कैसा आएगा? अर्ली। नोट कर लो, अर्ली। हाँ, डिफ्यूज होगा तो वहाँ अर्ली आएगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ, और क्या बेटा? आगे, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ फनल सच नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूज। इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, अगर इस ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर अंदर जा रहा है,
इसको रोकने के लिए जो ये प्रेशर लगाया जाएगा इसको बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? अब तो बहुत सरल है, दो आप कर ले जाएंगे अपने आप। दिस फंक्शन सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन greater will be pressure required prevent the water diffusing। बच्चों ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। किसके बेटा? ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना बेटा, देखो अगर मैं कह दूं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल सब यूज कर रहे हैं, ठीक बराबर हो। क्यों? जितना दबा लो उतना यहाँ से भी उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इनका साइन कैसा होगा? अपोजिट। प्रेशर पॉजिटिव, पोटेंशियल निगेटिव। नोट करो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा? पॉजिटिव, लेकिन पोटेंशियल कैसा होगा? निगेटिव। बेटा समझ में आ गया बेटा? आज इतना ही रखते हैं बेटा। कितना समझाए पहले बताओ बेटा? आज बंद कर देना बेटा।